कंपनीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम एमकॉम के पॉइंट। एमकॉम में तो आता ही आता है ये टॉपिक, एंड इस टॉपिक में से बेसिकली 2 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बीकॉम में भी आ जाता है ये टॉपिक। तो इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर इनकम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, इंसिडेंस ऑफ अ स्कोप ऑफ अ टैक्स, और भी इसमें टॉपिक आ जाता है कि आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो ये सारे टॉपिक्स असेसमेंट ऑफ कंपनीज के अंदर आएंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनीज एक्ट को अलग रखना है, इनकम टैक्स एक्ट को अलग रखना है, राइट। अगर हम देखें कंपनी क्या होता है बेसिकली, अगर इन जनरल हम बात करें, कोई भी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ ने क्रिएट करा है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ऑनर से कंपनी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन है, चाहे ऑनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, कंपनी स्टिल गोज ऑन। कंपनी किसी से भी नहीं रुकती है, कंपनी चलती रहती है। एंड अ कॉमन सील मतलब उसके खुद की अपनी एक कॉमन सील होती है, अपनी एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती है जिसमें उसके साइन होते हैं। एक कंपनी एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन है और जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। बट इनकम टैक्स में हर चीज़ अलग होती है। अब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या है, ये था हमारा 2000 कंपनीज एक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, कंपनी क्या है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनी मीन्स कोई भी इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी होगी, जो कि रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड किसके अंडर होगी, अंडर कंपनीज एक्ट। एनी इनकॉर्पोरेट body incorporated by or under the laws of a country outside India। कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जो आउटसाइड इंडिया है बट इनकॉर्पोरेट कर रही है अंडर आर लॉज ऑफ कंट्री। एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन या फिर बॉडी जो कि असेस हुई है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप टू द ईयर 1970 तक एज अ कंपनी, उसको हम आगे भी कंपनी ही कंसीडर करेंगे। बेसिकली 1961 से लेके 1971 तक अगर कोई भी कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर असेस हुई है, उसकी असेसमेंट हुई है एज अ कंपनी, तो वो क्या होगी, उसको हम कंपनी ही कंसीडर करेंगे फ्यूचर में भी। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में या नहीं हुई है, वो नॉन इंडियन है, बट अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बोल दिया कि ये कंपनी है, तो वो कंपनी ही होगी। बेसिकली बाय द ऑर्डर्स ऑफ सीबीडीटी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडियन कंपनी, नॉन इंडियन कंपनी, अगर सीबीडीटी कहता है कि ये इंडियन कंपनी है तो वी हैव टू कंसीडर इट एज अ कंपनी। अब हमें पता लगा कंपनीज एक्ट तो ये बोलती है कंपनी होती है, बट इनकम टैक्स के अंदर कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एनी बॉडी कॉर्पोरेट बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। थर्ड इज कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट एसोसिएशन या फिर बॉडी जो 1961 से 1971 के अंडर एसेस हुई है एज अ कंपनी। फोर्थ इज कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन या फिर बॉडी जिसको सीबीडीटी ने बोल दिया कि ये कंपनी है, तो वो कंपनी ही कंसीडर होगी अंडर इनकम टैक्स। तो बेसिकली ये देखो, थोड़ा सा तो बोरिंग और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या टॉपिक है, बट येस यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स। इनकम टैक्स में आपको चीज़ों को थोड़ा सा तो लर्न करना पड़ता है। लर्न कैसे होंगे, जब आप बार बार बोल के देखोगे, बार बार खुद बोल के देखोगे, किसी भी चीज़ों को रेपिटेटिव रिवाइज करोगे ना, तब जाके ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी एग्जाम्स टाइम तक। आई होप यू आर क्लियर विद कि कंपनी अंडर इनकम टैक्स क्या है। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ कंपनीज। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देर आर 7-8 टाइप्स उन्होंने गिवन दिए इनकम टैक्स ने, कि कंपनी इंडियन कंपनी हो सकती है, वाइडली हेल्ड कंपनी हो सकती है, क्लोजली हेल्ड जो कि पब्लिक कंपनी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जिसमें पब्लिक का, डोमेस्टिक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडियन कंपनी कौन सी होती है।
Indian company means a company formed and registered under the Companies Act 2013. As I told you before, Indian company कौन है? Formed and registered under Companies Act 2013 के अंदर. अब इसके अंदर भी क्या क्या पॉइंट्स हैं? कोई भी कंपनी फॉर्म और रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज फॉर्मली इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक था कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग से होता है, बट वो 370 आर्टिकल हट गया है, तो अब ऑल वो उसी के अंडर ही कंसीडर होगा. अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट. किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्रोविंशियल एक्ट के कारण कोई कॉर्पोरेशन फॉर्म हुई है, वो भी इंडियन कंपनी कंसिडर होगी. कोई ऐसी एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, बॉडी जो कि बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी कंपनी. हमने ऊपर डिसाइड देखा था ना, सीबीडीटी ने अगर बोल दिया कि ये कंपनी है तो वो इंडियन कंपनी ही कंसिडर होगी. इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज और दादरा नगर हवेली जैसे दमन एंड दीव, ये सारी यूनियन टेरिटरीज के केसेस में कोई भी कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन दैट यूनियन टेरिटरी, बेसिकली उस यूटी में जो भी रूल्स चल रहे हैं उसके अंडर, अगर उसके लॉ के अंडर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो भी इंडियन कंपनी कहलाएगी. इंडियन कंपनी कौन सी होगी? अगर वो 2013 में रजिस्टर्ड है, अगर किसी बोर्ड ने बोल दिया उसको कि सीबीडीटी ने कि ये कंपनी है, या फिर कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड किसी भी तरह से लॉ के कारण बनाई और वो पार्ट ऑफ इंडिया ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल एक्ट के कारण कोई भी कंपनी बनी है, या फिर कोई भी यूटी के लॉज के अकॉर्डिंग वो कंपनी बनी है, तो ये सारी इंडियन कंपनीज ही कहलाएं. देखो, ये मैं थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में इसलिए बता रही हूँ, बार बार इसलिए बोल बोल के बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे. अदरवाइज सिंपल बोल सकते थे इंडियन कंपनी कौन है? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. बट इनकम टैक्स में अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में नहीं बताओगे कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें अगर हैं तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी. वैसे ही सेम सेकेंड कैटेगरी इज अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 है. सेक्शंस याद रहते हैं तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं. अब हम देखेंगे इस कैटेगरी के अंडर कौन कौन से आते हैं. अ कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी कंपनी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है. कंपनी हैविंग गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नॉट लेस देन 40% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई और द कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय द आरबीआई. अगर मेजॉरिटी में 40% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास है या आरबीआई के पास है या आरबीआई ही किसी कॉर्पोरेटेड बॉडी के पास भी है, तो वो भी किस में आएगी? कैटेगरी अंडर अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. देखो, इसको आप ये भी कर सकते हो कि अगर 1956 के बारे में बात करो तो सेक्शन 25 में, बट इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो आप ये लिखना कि सेक्शन 8 के अंडर जो भी कंपनीज आती हैं इन एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, तो वो भी कंपनीज कहाँ कंसिडर होती हैं? ये बेसिकली सेक्शन 8 में जो कंपनीज आती हैं ना, वो प्रमोट करती हैं आर्ट, कल्चर, इनके बेसिस पे, और उनमें कोई डिविडेंड्स वगैरह आप डिक्लेयर नहीं करते हो. अगर वो आप डिक्लेयर कर देते हो तो वो आपकी इस कैटेगरी में नहीं आती कंपनीज. बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट सिंपली राइट कि कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी. नाउ अ कंपनी डिक्लेयर्ड बाय द सीबीडीटी. अब सीबीडीटी ने बोल दिया कि ये कंपनी इस कैटेगरी में कंसीडर होगी. विदाउट शेयर कैपिटल, कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, विच हैविंग रिगार्ड टू इट्स ऑब्जेक्ट, नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मेंबरशिप और अदर रेलिवेंट कंसिडरेशन इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, बोर्ड टू बी अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. सिंपल मतलब इसका ये है कि सीबीडीटी अगर डिक्लेयर कर देती है ये कंपनी है इन विच पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो आपकी सीबीडीटी इस कैटेगरी में आएगी. सीबीडीटी मान लो भगवान है, उसने जो बोल दिया वो मानना है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. म्यूचुअली बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी,
जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है कि वो कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं अपने मेंबर से एंड देन इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें से जो वो पैसा कमाते हैं या वटेवर उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है कि ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है तो ये इस कैटेगरी में आएगी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। नाउ अ कंपनी हैविंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पार्टिसिपेशन, अब वो कंपनी जिसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, खुद ही मिलके आप एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर लेते हो एंड जिसमें कि 50% और मोर इक्विटी शेयर्स किसके पास होने चाहिए, वन और मोर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के पास होने चाहिए, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। देन लास्ट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी इसमें आएगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जो प्राइवेट कंपनीज नहीं होती। अब प्राइवेट कंपनीज कौन सी नहीं होती, पहली जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते हैं। अगर आपके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड हैं तो प्राइवेट कंपनीज नहीं करवा सकती हैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिमिटेड। सो इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, जिनकी वो होती हैं प्राइवेट कंपनीज। अगर आपके स्टॉक एक्सचेंज है तो आप पब्लिक कैटेगरी में आओगे। देन सेकंड कैटेगरी आएगी, अगर उसकी इक्विटी शेयर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास में है तो वो भी पब्लिक कंपनी में आएगी। सो इसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा, कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑन कर रही है या आरबीआई ऑन कर रही है, गवर्नमेंट में स्टेट और सेंटर दोनों आ जाएंगी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें कि गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन 40% ऑफ द शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास में हैं या फिर आरबीआई के पास में है या आरबीआई की कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी के पास में है। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें वो आर्ट, कल्चर, म्यूजिक इनको प्रमोट करते हैं। कंपनी डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी, सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी है, कोई भी इनकॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन बॉडी को डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी है जिसमें कि पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, जो म्यूचुअली फाइनेंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है कि दिस इज अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एंड इट इज टू बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस कैटेगरी। कंपनी हैविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टिसिपेशन, जिसमें 50% ऑफ द पार्टिसिपेशन या वोटिंग राइट्स वन और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती हैं, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं या जिनका मेजॉरिटी 50% ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट के पास में होते हैं। होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज वाइडली हेल्ड कंपनीज, ये वो कंपनीज हैं जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, और क्लोजली हेल्ड कंपनीज ये वो कंपनीज होती हैं जिसका पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है। होप यू आर क्लियर विद दिस 4 कैटेगरी। डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी होती है, कोई भी इंडियन कंपनी है उसे हम डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, या फिर कोई और कंपनी जो कि लाइबल है टैक्स पे करने में अंडर इनकम टैक्स, जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर टैक्स पे करना है, विच इज़ लाइबल, और उसने सारे प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स बना लिए हों फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स विद इन इंडिया। अपनी जो इंडियन इनकम है, इंडियन टैक्सेबल इनकम है, उसमें से उसने सारे प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स कर लिए हैं टू पे आउट द डिविडेंड्स आउट ऑफ देयर इंडियन इनकम। दोबारा समझिए, इंडियन कंपनी जो होगी वो तो डोमेस्टिक कंपनी होगी, बट एनी अदर कंपनी, बेसिकली कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जो लाइबल है, जिसको टैक्स पे करना है इंडियन टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली, और उसने सारे प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स कर लिए हैं फॉर द डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स फ्रॉम देयर इनकम, इंडियन इनकम में से विद इन इंडिया। से कैटेगरीज आती हैं। प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स से आप सोच रहे हो कि प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स क्या है। बेसिकली इसमें 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि जो भी अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो उसकी जो जनरल मीटिंग है वो आप इंडिया में कर रहे हो। सेकेंड थिंग कि अगर जो डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो वो आप विद इन इंडिया ही पे करोगे टू ऑल द शेयर होल्डर्स। थर्ड इज कि अगर आपके शेयर रजिस्टर जो है कंपनी का ऑफ शेयर होल्डर्स, उसकी प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है। बेसिकली आप शेयर रजिस्टर्ड इंडिया में बना के रख रहे हो, जिसमें आपकी शेयर होल्डर्स की डिटेल्स हैं वो इंडिया में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपकी जो जनरल मीटिंग है वो भी आप इंडिया में रख रहे हो फॉर द डिक्लेरेशन, जिसमें आप डिक्लेरेशन का पास कर रहे हो कि दैट यू आर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स, और जो पेमेंट कर रहे हो वो भी इंडिया में ही कर रहे हो टू द ऑल शेयर होल्डर्स, राइट।
तो बेसिकली इंडियन कंपनी तो होती डोमेस्टिक कंपनी, बट फॉरेन कंपनी भी अगर वो लाइबल है और इंडिया में वो कर रही है तो वो भी आती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो सारी इंडियन कंपनीज हैं वो तो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, बट सारी डोमेस्टिक कंपनीज इंडियन कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ फॉरेन कंपनीज जो प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स करती हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन इंडिया, इट शैल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी। होप यू। फॉरेन कंपनीज वो ऐसी कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज आपकी बेसिकली नहीं है, विच आर नॉट डोमेस्टिक कंपनीज, वो आपकी फॉरेन कंपनीज हैं बेसिकली जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है और एनी अदर फॉरेन कंट्री में। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है कि मीन्स अ कंपनी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम में 3 ही हेड्स आते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेसिकली इसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज करना था कि किस तरह की होती है, हम असेसमेंट कैसे करते हैं, जैसे डोमेस्टिक कंपनीज को क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं, फॉरेन को क्या करने पड़ते हैं, रेजिडेंट कौन सी होती हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज। आई नो थोड़ा सा है टफ, बट ईजी है अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो। So hope you are clear with all these things, and if you liked my video, please do share it with your friends and do like, share and subscribe Mehak Ki Pathshala.